हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 5 में वेलकम करता हूं। आज का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक अपॉलॉजी चाहता हूं। वो अपॉलॉजी ये है कि लास्ट लेक्चर यानी कि जो कल जो लेक्चर अपलोड हुआ था आप लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें मैंने बोर्ड में लेक्चर नंबर 3 लिख दिया था। ओके फ्रेंड्स, उस लेक्चर में एक्चुअली फ्लो के हम क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम 2-3 सब्जेक्ट्स लेते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ लेते हैं हम, जिसकी वजह से फ्लो में मैंने वो चीज गलती लिख दी थी। बट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली लेक्चर नंबर 4 ही था। उसमें जो भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे बेस्ड थे, जो कि एक्चुअली में मैंने लेक्चर नंबर 3 पर डिस्कस कर लिया था। तो थंबनेल में वो लेक्चर नंबर 4 प्रॉपर्ली शो हो रहा है और वो जो माइन्यूट सी मेरी मिस्टेक हो 3 से 4 सेकंड की है, तो प्लीज एज अ फैकल्टी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस चीज को इग्नोर करेंगे और बहुत आराम से पढ़िए। लेक्चर बहुत ही लाइन वाइज लाइन आपको अपलोड किए जा रहे हैं। दूसरी जो बात यह है कि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख रहे हैं कि लेक्चर्स थोड़े ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, कभी लेक्चर नंबर कोई अपलोड हो रहा है, कभी कोई। आप उसकी चिंता मत करिए। देखिए, एक पूरी की पूरी टेक्निकल टीम होती है जो बैठ के काम करती है, वो सब भी इंसान होते हैं, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको करें। अगर किसी तरह का फॉल्ट आता है तो हम उसे तुरंत बता देते हैं आपके कहने से पहले, और वो चीज ठीक हो भी जाती है। सो ये सब जो छोटी मोटी फॉल्ट्स है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। मैं पर्सनली आपसे सॉरी कहता हूं। तो आई होप आप लोग उस चीज पे ध्यान ना देके मेन पढ़ाई पे ध्यान दें, और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आप लोगों को फायदा होगा। जो दूसरी कॉमन सी जो बच्चे मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि सर आप क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, मेरे सब्जेक्ट में आई नो ये सब बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, खासकर मैकेनिकल एंड सिविल वालों को इसका बहुत अच्छा नॉलेज होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। लेकिन मेरे साथ इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे जुड़े हुए हैं और एज अ टीचर ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सारे बच्चों को साथ लेके चलूं। और मैंने आप लोगों से कहा है कि 20 से 25 लेक्चर, 20 से 24 लेक्चर का एक पूरा होल पीरियड होगा जिसमें मैं आप लोगों को सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। ओके, और वो मोर देन सफिशिएंट होगा बीपीएससी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर नंबर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब होता है। देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को एक बात समझाया था, फोर्सेस जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करूं, प्लेन का मतलब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जनरली जो प्लेन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। मैंने कहा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करूं जो कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के बन रहा हो, तो उस केसेस में मैं फोर्सेस की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं अलग अलग एक्सिस में, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में कैसे प्रोवाइड करूंगा, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस जो टॉपिक है उसमें बेसिकली हमें 4 से 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कितना? हार्डली 4 से 5 स्टेप्स। उस 4 से 5 स्टेप्स को अगर आप बेसिकली फॉलो करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। चलिए उस चीज को पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चंस को, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टेप 1। ओके, देखिए सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले रिजॉल्व, आप लिख लीजिए इसको, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को इस चीज को समझाऊंगा। रिजॉल्व ऑल दी फोर्सेस इन दी हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड calculate the sum of that forces। ठीक है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ध्यान से समझने की बात है। ये जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स
कि दो या दो से अधिक लगने वाले फोर्सेस। अगर आपका सिस्टम ऑफ फोर्स जरूरी नहीं है कि वो या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगे या तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगे, हो सकता है कि वो सारे के फोर्स कुछ एंगल बना रहे हो किसी ना किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से। अगर आपके फोर्सेस कोई ना कोई एंगल बनाते हैं किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ, वो रेफरेंस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है, वो रेफरेंस आपका वर्टिकल लाइन भी हो सकता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जितने भी वो जो फोर्सेस होते हैं उन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। अब इसका भी क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल के बच्चे इसको नहीं समझ रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं, मैं हर चीज डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको लिखते जाइए। तो पहले हम क्या करते हैं, जितने भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं वो जो भी एंगल बना रहे होते हैं पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ, तो हम लोग पहले उसको उसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को या हॉरिजॉन्टल वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद जब हमारे सारे के सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व हो चुके रहते हैं, फिर हम उन सारे फोर्सेस को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे मैंने जैसा कि लिखा कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दैट फोर्सेस, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं समीशन फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर आप एक्स और वाई डायरेक्शन को देखें, अगर आप एक्स और वाई प्लेन को देखें, तो जो एक्स एक्सिस होता है वो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई डायरेक्शन होता है वो मेरे वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वाई एक्सिस। ओके, ये रहा समीशन एफ एक्स। दूसरा चीज, सेम यही चीज हम करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन किसके लिए करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो इसी को मैं लिख देता हूं, रिजॉल्व all the forces in the vertical direction and calculate the sum of those forces। जिस तरह से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करने के बाद उनका सम निकाल रहे थे, उसी तरह से हम फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और उसके बाद जब सारे फोर्सेस हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएंगे, तब हम लास्ट में क्या करेंगे, उनके सम को निकालेंगे। तो सम, इसको हम डिनोट करेंगे समीशन एफ वाई के साथ। ओके, ये मेरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम लोग उसका क्या, एक बार हम लोग यहां पे समीशन एफ एक्स निकाल लिए, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या उसका रिजल्टेंट लग रहा है, और समीशन एफ वाई निकाल लिए, यानी कि वाई एक्सिस में उसका क्या रिजल्टेंट लग रहा है। तो अगर उन सारे फोर्सेस का हमको रिजल्टेंट निकालना है रिजॉल्व करने के बाद, तो उसका जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये वाला जब हम लोग एक बार समीशन एफ एक्स हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने समीशन एफ वाई निकाल लिया, तो तीसरा स्टेप जो होता है वो हमारा रिजल्टेंट का होता है। मतलब वो सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट हमारा निकल के आता है उसका फॉर्मूला ये होता है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं इसके, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा। चौथा चीज देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ रिजल्टेंट का, ये जो रिजल्टेंट हमारा निकलता है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला से हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है, पर मैंने आप लोगों को बताया है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास, फॉर द डायरेक्शन of the resultant force, direction of the resultant force, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला रहता है, मान लीजिए कि जो डायरेक्शन है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू समीशन एफ वाई अपॉन समीशन एफ एक्स, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से एक्चुअली मुझे tan थीटा नहीं निकालना है, मुझे थीटा निकालना है। तो थीटा जो आपका होता है वो होता है tan इनवर्स
समीशन एफ वाई अपॉन समीशन एफ एक्स। ये मेरा किसका वैल्यू होता है? थीटा का वैल्यू होता है। एक बार आपका ये चीज आ गया तो ये आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बता देगा और यहां पे आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर ये थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है, इन केस अगर थीटा का वैल्यू कुछ नेगेटिव में आ रहा है, जो कि बिल्कुल आ सकता है क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स की बात करूं तो जो tan थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट या फिर अगर मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो उस केस में क्या होता है? हमारे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो अगर थीटा मेरा नेगेटिव आएगा तो आप लोग उसमें कुछ नहीं करेंगे, आप उसमें 180 डिग्री को ऐड कर देंगे, नेगेटिव एंगल। ये आपका क्या बन गया? पांचवा स्टेप। बहुत इजी है फ्रेंड्स, जब मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, पहले हमने क्या किया? हमने हॉरिजॉन्टल जितने भी हमारे फोर्सेस थे जो कुछ ना कुछ थीटा बना रहे थे या कुछ ना कुछ एंगल बना रहे थे, उसको हमने क्या किया? उन सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। ठीक है, आप मत अंडरलाइन करिएगा, मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो उसके बाद हमने क्या किया? उसको रिजॉल्व करने के बाद उन सारे फोर्सेस का समीशन ले लिया, जिसे हमने एफ एक्स समीशन एफ एक्स से डिनोट किया। उसी तरह से हमने हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में भी सारे फोर्सेस को क्या किया? रिजॉल्व किया। और वो जब उसका हमने समीशन लिया तो क्या आ गया? समीशन एफ वाई। तीसरा हमने क्या किया? रिजल्टेंट निकाला उन सारे फोर्सेस का। इस फॉर्मूला से हमको उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला, इस फॉर्मूला से हमको उसके डायरेक्शन के बारे में पता चला। और इन केस अगर थीटा नेगेटिव है, इन केस अगर थीटा नेगेटिव आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे? 180 डिग्री को ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए। इसी के बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा थीटा के बारे में समझाता हूं, यानी एंगल्स के बारे में समझाता हूं, रेफरेंस के बारे में समझाता हूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा क्योंकि मैं पूरा मिटा रहा हूं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं इस चीज को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है, मैंने आप लोगों को सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था। ठीक, अब मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आपके सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रहे, वो कुछ ना कुछ एंगल भी बना सकते हैं आपके एक्सिस से। अब चलिए मैं इसको बेसिकली बहुत अच्छे से समझाता हूं। आपके पास जो एक्सिस होता है फ्रेंड्स, चलिए अगर आप किसी प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, ये रहा मेरा प्लेन। ठीक, इस प्लेन पे 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा को सिर्फ इतना ड्रॉ करना सफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहां पे क्योंकि फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यहां पे इसको मानूं तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्स का जो डायरेक्शन हो सकता है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ +x और +y की डायरेक्शन में ही लग रहा हो, वो -x और -y की डायरेक्शन में भी लग सकता है। इसका मतलब यह है कि जब हम रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस की बात करेंगे तो हम एक प्लेन सिस्टम में ये पूरा का पूरा क्या है? प्लेन है। ये पूरा का पूरा क्या है फ्रेंड्स? हमारा एक प्लेन है। प्लेन मतलब ये जैसे ये व्हाइट बोर्ड है फ्रेंड्स, ये आपका प्लेन है। ओके, लेकिन तो उसी तरह जैसे ही हम किसी प्लेन की बात करेंगे तो बहुत ध्यान समझिए कि मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की नहीं, मैं चारों क्वाड्रेंट को कंसीडर करूंगा। क्वाड्रेंट नंबर 1, इसे 1 कहते हैं, ये 2, ये 3 और ये क्या होता है फ्रेंड्स? 4th क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझिए। मैं जो अभी समझाना चाह रहा हूं न्यूमेरिकल, आई नो इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझेंगे न्यूमेरिकल बन जाएगा।
बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो फोर्सेस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फोर्स आपका या तो हॉरिजॉन्टल लगे या फिर आपका वर्टिकल लगे। फोर्स आपका कुछ ना कुछ यहां पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आपका दो एक्सिस है, यानी कि एक एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन। हमारे जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं वो कोई भी एंगल बना सकते हैं। मैं इसको और अच्छे से थोड़ा बड़ा और क्लियर बनाने की कोशिश करता हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रिजॉल्व कैसे करेंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे से इसको बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये बहुत अच्छे से विजिबल होगा आप लोगों को। ये है प्लस एक्स, ये है प्लस वाई। अब आप लोग डायरेक्शन को भी बहुत ध्यान से समझेंगे। ये है माइनस वाई और ये है माइनस एक्स। ये जो पॉइंट है आपका, ये होता है 0,0। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एक प्लेन में। अच्छा, अब हो सकता है कि आपके जो फोर्सेस हैं वो कुछ इस टाइप से लग रहे हो। ये आपका फोर्स, और अच्छे से इसको मैं क्लियर और बड़ा बना देता हूं फ्रेंड्स। मान लीजिए ये है फोर्स आपका F, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फोर्स है इसकी जो लेंथ है, मैंने आपको लोगों को बताया था कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वह उसके लेंथ के बराबर होता है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में समझाया था। ओके, नाउ सॉरी, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में समझाया था, आई एम नॉट श्योर, पर मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाया है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लेंथ के बराबर होता है। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्रॉपर लाई कर रहा है, ना इस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे प्रॉपर लाई कर रहा है। ये दोनों एक्सिस से कुछ इंक्लाइन है, यानी कि कुछ एंगल बना रहा है। अब जब मैं आप लोगों से एंगल की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो बहुत ही ध्यान रखिएगा, जो एंगल होता है थीटा, ठीक है, वो जो एंगल लेते हैं उस एंगल को कहते हैं हम स्लोप। यहां पे जो थीटा होता है फ्रेंड्स, ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन। क्योंकि यहां पे ये प्लेन की बात कर रहा हूं और मैं इस लाइन की लेंथ की बात कर रहा हूं। देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको एक लाइन कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे ये जो थीटा होता है इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि कितना स्लोप है इसका, कितना इंक्लिनेशन है। और ये जो थीटा होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा हमेशा आपका, यानी कि जो स्लोप होता है या जो हम थीटा कहते हैं, वो हमेशा 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 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डिनोट या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टेप 1 में बताया था, अगर मेरा कोई फोर्स दिया हुआ है जो किसी एक्सिस से किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है या कुछ एंगल बना रहा है या कुछ स्लोप बना रहा है, तो मैं उसे क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। और रिजॉल्व करने के लिए देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूं, रिजॉल्व का मतलब ये होता है कि अगर इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखूं और पॉजिटिव वाई एक्सिस में इसको मैं लेके जाऊं तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलिए इसको भी मैं बहुत अच्छे से इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो लेंथ है ये है x और ये जो पूरा लेंथ है ये है मेरा y। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं O, इसको मैं कह देता हूं A और इसको मैं कह देता हूं B। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इस प्लेन पे या फिर इस एक्सिस पे इस फोर्स को रिजॉल्व करना चाहता हूं तो मैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगाऊंगा sin थीटा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. एंड cos थीटा का sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू पुट करूंगा। तो अगर मैं लूं इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल OAB। मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं फ्रेंड्स? OAB। अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं OAB तो देखिए मैं लिख सकता हूं कि cos थीटा, सॉरी चलिए पहले मैं sin थीटा ले लेता हूं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया हाइपोटेनियस हो गया फ्रेंड्स। ओके, नाउ sin थीटा, यहां पे थीटा मैंने इसको लिया हुआ है, तो चलिए sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है फ्रेंड्स? ये वाला AB अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स कितनी है, हाइपोटेनियस है OA। अब अगर आप ध्यान से यहां पे देखेंगे तो sin थीटा, इसको देखिए AB की एक्चुअली में क्या है वैल्यू y, क्योंकि ये लेंथ किसको दर्शा रहा है? ये वर्टिकल डायरेक्शन है फ्रेंड्स, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन y को डिनोट कर रहा है। तो ये जो होगा ये होगा y अपॉन, ये कौन सा है ये फ्रेंड्स? एक्चुअली हाइपोटेनियस क्या है? ये लेंथ है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड किसका? फोर्स F1 का। मान लीजिए इसको फोर्स F1, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो y1 होगा वो होगा F1 sin थीटा। उसी तरह से मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, इस x एक्सिस के लिए भी डिनोट करता हूं। तो चलिए इस x एक्सिस के लिए देखते हैं cos थीटा। यहां पे क्योंकि मैंने sin थीटा लिया था, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी मैंने डिस्कस किया है। तो यहां पे बेस कितना है? बेस है OB अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? OA। ठीक, OB की वैल्यू कितनी है? x अपॉन OA है F1, और ये कितना है? cos थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? F1 cos थीटा। यानी कि मैं ये देख सकता हूं कि जब मैं x एक्सिस में फोर्स को रिजॉल्व कर रहा हूं तो वो फोर्स cos थीटा का प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और जब मैं उसको y एक्सिस में रिजॉल्व कर रहा हूं, अगर आप कहें, आप देखिए, अब आप बोलेंगे सर y एक्सिस तो ये है, तो देखिए फ्रेंड जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी तो रहेगी। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं ना AB इज इक्वल टू, यहां पे इसको आप C लिख दीजिए तो OC, तो ये लेंथ भी कितना हो गया? ये लेंथ भी हो गया F1 sin थीटा। ओके, तो अगर मैं x एक्सिस में रिजॉल्व कर रहा हूं तो फोर्स क्या है? cos थीटा का कंपोनेंट लेके आ रहा है। अगर मैं साइन के साथ कर रहा हूं तो वो, अगर मैं y एक्सिस के लिए कर रहा हूं तो वो sin थीटा का कंपोनेंट लेके आ रहा है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब भी मैं अलोंग द थीटा, बहुत ही ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब भी मैं किसी फोर्स को थीटा के अलोंग रिजॉल्व करूंगा तो वो हमेशा cos थीटा लेके आएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं मेरे स्टूडेंट्स, मैं खास उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बार बार इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक ये बता रहा हूं, खैर वो सिविल एंड मैकेनिकल के लिए भी वैलिड है, कि पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग ने ये पूरा नोट कर लिया होगा। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी मैं थीटा के अलोंग, मतलब थीटा के साथ फोर्स को रिजॉल्व करूंगा, चाहे वो थीटा कहीं से भी बना रहे, एक्चुअली में वो कहां से बना रहता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन थीटा अगर मैं कहीं और भी दे दूं आप लोगों को, तो याद रखिए अलोंग थीटा के साथ जो फोर्स रिजॉल्व होगा वो हमेशा कॉस का कंपोनेंट लेके रिजॉल्व होगा, और उसके अलावा जो उसका दूसरा डायरेक्शन होगा वो साइन थीटा के साथ रिजॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बहुत ही इजी पे फिर से एक डायग्राम बना के आप लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत इजीली बन जाएंगे। देखिए बहुत इजी, एक बार मैं फिर से एकदम बेसिक लेता हूं। देखिए ये फोर्स मान लीजिए F है, ये यहां से थीटा लिया है। मुझे पता है कि जो थीटा होता है एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर थीटा आपका है तो अगर ये फोर्स मेरा यहां से रिजॉल्व होगा, मेरे दो डायरेक्शन में ही रिजॉल्व होगा ये फोर्स, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो एक बार ये फोर्स एक्स एक्सिस में रिजॉल्व होगा और एक बार ये फोर्स जब वाई एक्सिस में रिजॉल्व होगा, तो देखिए थीटा कहां पे लिखा है मैंने, यहां पे रखा है। तो ये फोर्स जब थीटा के साथ रिजॉल्व होगा तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहां पे थीटा नहीं है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको रटिए मत, इसको समझने की कोशिश करिए कि अलोंग द थीटा जो कंपोनेंट रिजॉल्व किया जाता है वो कॉस के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है,
और जो उसके अलावा होता है, जो रिजॉल्व होता है, वो साइन थीटा के साथ रिजॉल्व होता है। चलिए, अगर आप लोगों को ये सब चीज मेरी समझ में आ रही है तो चलिए मैं एक बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल लेता हूं, बहुत ही बेसिक सा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, आप जो लेंगे, आप जो भी वैल्यू लेंगे थीटा का, उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही लीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके इसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एक फोर्स है, मेरे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है, और एक फोर्स है मेरे पास, एक फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन का इधर। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, जो आप इसको थोड़ा अलग मान लीजिए, आप इसको 10 न्यूटन मान लीजिए। ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स इस 10 न्यूटन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये है y माइनस x। मुझे इन दोनों फोर्सेस का क्या करना है, मुझे इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, और इसके बाद इसका रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट के बाद इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। मतलब यहां पे मुझे क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। देखिए, मैं ये क्वेश्चन जस्ट अभी बना दिया, मैं ये पढ़ के नहीं आया हूं। ओके, तो इसको अपन सॉल्व करते देखते हैं, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं बहुत अच्छे से इसको। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस 10 न्यूटन के फोर्स को लेता हूं। ठीक है, लेट F1 मैं मानता हूं, लेट F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और F2 में मानता हूं आपका 5 न्यूटन। बहुत इजी है फ्रेंड्स, देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। जो थीटा है यहां, जो F1 जो ये थीटा इस एक्सिस से बना रहा है, वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक, और जो ये एंगल है 5 न्यूटन वाला, ये इस 10 न्यूटन के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ओके, तो अगर मैं 10 न्यूटन के फोर्स को रिजॉल्व करना चाह रहा हूं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो देखो एक्स एक्सिस में F1 को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं एक्स एक्सिस में, तो ये क्या बनेगा, F1 cos थीटा, और इसी F1 को जब मैं y एक्सिस में रिजॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, F1 sin थीटा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो x के डायरेक्शन में जब मैं 10 न्यूटन को रिजॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 10 cos थीटा। एक फोर्स मेरा ये आ गया, मतलब ये। ठीक, ये मेरा कितना बन गया, F यानी कि 10 cos थीटा। ठीक, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 30 डिग्री। ठीक, तो ये कितना हो गया, 10 cos 30 डिग्री। उसी तरह से 10 की वजह से जो मेरा y एक्सिस में आएगा, क्या आएगा, 10 sin 30 डिग्री, क्योंकि यहां पे मैं थीटा के साथ गया तो cos 30, यहां इसके अपोजिट में गया तो sin 30। ये तो इजी है। अब यहां पे जो 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स 10 के साथ तो 30 डिग्री बना रहे, पर क्या हमको ये एंगल चाहिए, नहीं, हमको कौन सा एंगल चाहिए, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया जा रहा हो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 5 न्यूटन कितना एंगल बना रहा है, 30 + 30 60 डिग्री। तो यहां पे जो ये एंगल होगा, ये कितना होगा, 60 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन के लिए आप अलग डायग्राम बनाएंगे और सॉल्यूशन के साथ आप अलग डायग्राम बनाएंगे। ये मेरा क्वेश्चन वाला डायग्राम था। ठीक है, दूसरा जब सॉल्यूशन वाला बनाएंगे तब आप लोग इसमें 60 डिग्री को डिनोट करेंगे। तो 5 न्यूटन जब यहां पे होगा तो ये क्या होगा, 5 cos 60 डिग्री, और यहां पे कितना हो जाएगा, 5 sin 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को अब ये चीज समझ में आ रही होगी। तो यहां पे जो हमारा समीशन ऑफ fx होगा, समीशन ऑफ fx, ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का डायरेक्शन कहां है, दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये मेरा आपका एरो है, तो या तो ये ऐसे एक रिजॉल्व होगा और एक बार ऐसे रिजॉल्व होगा। अगर ये फोर्स मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो एक बार मेरा फोर्स यहां रिजॉल्व होता, एक बार फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व होता। तो जो फोर्स मेरा एक्स एक्सिस में यहां रिजॉल्व होता उसे हम माइनस लेते, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में वो रहता। यहां पे दोनों फोर्स जो मैंने कंसीडर किए हैं, दोनों फोर्स जो मैंने कंसीडर किए हैं, ये दोनों प्लस एक्स एक्सिस में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री प्लस 10 cos 30 डिग्री। आई होप आप सभी के पास कैलसी होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये होगा 5 cos 60 प्लस
10 cos 30। देखिए इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 11.16। समीशन एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है 11.16 न्यूटन। अब आपको समझ में आया समीशन एफ एक्स कैसे निकलेगा। उसी तरह से मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, समीशन एफ वाई निकालना चाह रहा हूं। समीशन एफ वाई के लिए देखिए एक जो 10 sin 30 है उसका डायरेक्शन भी अपवर्ड है, जो 5 sin 60 है उसका भी डायरेक्शन का है डिफरेंस अपवर्ड है। तो समीशन एफ वाई में लिख सकता हूं 10 sin 30 डिग्री प्लस 5 sin 60 डिग्री। तो ये जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, ये आप लोग की आएगी 10 sin 60 प्लस 10 sin 30 है फ्रेंड्स, 30 प्लस 5 sin 60। ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स आप लोगों की 9.33 न्यूटन। आप लोग भी कैलसी से करिए और देखिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरा आंसर गलत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पे मेरा समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई दोनों की वैल्यू आ गई। एक बार दोनों की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर। ओके, तो चलिए इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 11.16 का स्क्वायर प्लस 9.33 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स हम लोग की, ये वैल्यू आएगी हमारी, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यू आएगी हमारी अंडर रूट 11.16 का स्क्वायर प्लस 9.33 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी 14 पॉइंट, जो रिजल्टिंग का मैग्नीट्यूड आ रहा है फ्रेंड्स वो आ रहा है 14.54 न्यूटन। क्या यहां हमारा काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू आई है ये इसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, इसका डायरेक्शन निकालूंगा। तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, tan थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। ये वो एंगल है जो कि रिजल्टेंट बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये क्या होगा, समीशन एफ वाई अपॉन समीशन एफ एक्स। समीशन एफ वाई था 9.33 डिवाइडेड बाय समीशन एफ एक्स कितना था 11.16 tan थीटा। तो थीटा क्या हो गया फ्रेंड्स, tan इनवर्स 9.33 डिवाइडेड बाय 11.16। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। tan इनवर्स 9.33 डिवाइडेड बाय 11.16, ये वैल्यू आ रही है लगभग 40 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, और ये पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एक फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन जो कि 30 डिग्री बना रहा था, और एक फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन जो 60 डिग्री बना रहा था। तो इसका जो रिजल्टेंट आया फ्रेंड्स ये कुछ इस डायरेक्शन में आया। ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू था वो था 14.54, 14.5 न्यूटन, और ये एंगल कितना था, ये जो थीटा था ये था लगभग 40 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को इसके सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है। मैं और 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करवाऊंगा कि नेगेटिव में भी वैल्यू आएगी तो हम कैसे लेंगे, ठीक है। अलग क्वाड्रेंट में अगर फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, डायरेक्शन कैसे लेंगे। ओके, मैं सारी चीजों को आप लोगों से लेक्चर नंबर 6 यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा, और अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लार्ज से लार्ज नंबर में मुझसे जुड़े, ठीक है। क्वेश्चंस की अभी चिंता मत करें, क्वेश्चन आप लोगों को मैं सारे सॉल्व कराऊंगा। मैंने आप लोगों से कहा है कि 10 से 12 घंटे की एक स्टडी स्ट्रेटेजी है हमारे पास। उस स्टडी स्ट्रेटेजी में मैं आपको पहले सारे सिलेबस को कवर कराऊंगा, और सिलेबस कवर होने के बाद ही, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है आपके, उसके बाद ही मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं अभी से ही आपको कंपटीशन के क्वेश्चन ला दूं और अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो फ्रेंड्स आप लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे से पढ़ने वाला कोई भी बच्चा डिमोरलाइज हो, क्योंकि सवाल बन सकते हैं। अगर मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो सवाल बिल्कुल बनेंगे, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप सवाल बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो आप डिमोरलाइज होंगे, आपको लगेगा कि आप कैपेबल नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में बिल्कुल कैपेबिलिटी है कि आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी कर सकते हैं, कंपटीशन में भी सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा नंबर में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल सभी जुड़े मुझसे, अपने डाउट्स को पूछें। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ फ्लॉ लग रहा है, कुछ गलती लग रही है, तो भी उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे वीडियोस में हार्डली कभी डिसलाइक होता है, मैंने कभी नहीं देखा, हार्डली 1 या 2 बंदे डिसलाइक करते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को भी मैं बहुत हार्डली वेलकम कर रहा हूं ये कहने के लिए कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आ रहे तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं आ रहे। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो भी मेरी गलतियां हैं मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में सुधार दूंगा। मैं टाइम नहीं लेता किसी चीज में, ठीक है फ्रेंड्स। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट से जानते भी हैं, जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं कोई स्टार नहीं हूं, मैं एक छोटा सा फैकल्टी हूं, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना। मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को कंपटीशन क्लियर कराऊं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बहुत सीरियसली फॉलो करता हूं। और जब मैं आप लोगों के लिए इतना सीरियस हो सकता हूं तो आप अपने लिए भी सीरियस हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।